दोस्तों यूएस के एफबीआई ने ऐसे एलिगेशन लगा रखे हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि इनके कई सारे लोग यूएस के अंदर रिमोटली वर्क कर रहे हैं। और ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको रशिया चाइना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इनमें से कई सारे लोग यहाँ पर रहकर यूएस के सर्वर यूज़ करके नकली ईमेल बना के और कई सारे पेमेंट एड्रेस इस तरीके के बना लेते हैं जो कि यूएस डिटेक्ट ना कर पाए, जिससे कि ये रिमोटली वर्क करते हैं, एज ए फ्रीलांसर वर्क कर पाते हैं, जिसमें ये मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर कमा लेते हैं और वो सीधा किम जोंग उन के चरणों में डाल देते हैं, जिससे कि ये अपने वेपन प्रोग्राम के अंदर उनको लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनके पास में आज इतने सारे न्यूक्लियर वेपन भी हो रखे हैं। माना जाता है कि 2022 के अक्टूबर से लेकर 2023 की शुरुआत तक इन्होंने 1.5 मिलियन यूएस डॉलर कमा लिए थे, जो कि इनकी करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा माल हो जाता है, जिसको ये झोंक देते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के अंदर। और भी कई सारे तरीके हैं इनके पैसे कमाने के, हैकिंग वैकिंग भी करते रहते हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, मतलब सब खेल इन्होंने खेल रखा है ताकि किसी तरीके से यूएस डॉलर आ पाए। दोस्तों जब भी किसी इंसान के पास में बेशुमार दौलत होती है तो वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है और उससे बच के निकल भी जाता है। जिस तरीके से एलोन मस्क ने विकिपीडिया को कह दिया कि अगर तुम अपना नाम डिक्कीपीडिया रख लेते हो तो हम तुमको 1 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लेंगे। तो इसके बाद में विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स ने कहा कि भाई तुम्हारी आदत है ऐसा करना, तुम हमेशा नाम चेंज करते रहते हो, जब ये खरीद लो तब इसका भी नाम चेंज कर देना, फिलहाल के लिए हम बिकाऊ नहीं हैं। तुमने देखो ट्विटर का भी नाम एक्स रख दिया, तो हम वैसे नहीं, हम बिकाऊ नहीं है। बट आप कहोगे कि एलोन मस्क को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सीधा विकिपीडिया के फाउंडर को ऐसा कह दिया? दरअसल यहाँ पर विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स ने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया था एलोन मस्क को। जब टर्किश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे तो इन्होंने टर्की के उस वक्त के प्रेसिडेंट के कई सारे ट्वीट को सेंसर कर दिया था, जिसके बाद में इन्होंने कहा था कि ये क्या चल रहा है, मतलब तुम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खत्म कर रहे हो ट्विटर के ऊपर। तब मतलब ये चेंजेस ला रहे थे ट्विटर के ऊपर। तो एलोन मस्क ने यहाँ पर रिप्लाई दिया था कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं है? कई लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनके ट्वीट लिमिटेड कर दिए गए हैं क्योंकि ये चेंजेस ला रहे थे, बैच चेंज कर रहे थे, कई सारी चीज़ें कर रहे थे, जिसकी वजह से ये असर उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे पड़ा था। तो उसको लेकर विकिपीडिया ने सारी बात कही थी, जिसके बाद में अब एलोन मस्क इनके पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि एप्पल के पास में ऐसे स्पेशल डिवाइसेस भी मौजूद हैं जो कि सील्ड पैक आईफोन बॉक्स को भी अपडेट कर देते हैं। मान लो वो बॉक्स 1 महीने या 2 महीने पुराना है और कोई लेटेस्ट अपडेट आ गई है तो वो उसको वायरलेसली अपग्रेड कर डालते हैं उस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में। इन्होंने ये टेक्नोलॉजी जब कोविड चल रहा था तब डेवलप करी थी, जिससे कि इनको ना वो सील ओपन करना पड़ता है और डायरेक्टली ये बॉक्स के अंदर से ही उसको ऑन करके अपडेट कर डालते हैं। हालांकि ये किसी को भी नहीं मालूम है कि ये किस तरीके से होता होगा, लेकिन इनके पास में इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये हज़ारों फ़ोन को एक बार में ही अपडेट कर डालते हैं। दोस्तों वैसे तो फेस्टिवल सीजन के टाइम पर हर कोई अच्छी खासी कमाई कर लेता है, जो ड्यूटी करते हैं उनको बोनस भी मिल जाता है। तो यहाँ पर फेस्टिवल के टाइम पर सबसे ज़्यादा तगड़ी कमाई अगर कोई कर रहा है तो वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कर रहे हैं। जहाँ पर फ्लिपकार्ट का अंदाज़ा है कि अब वो अपने सेकेंड फेज़ के अंदर है फेस्टिवल सीजन के, क्योंकि अब दिवाली वाली सेल आ जाएगी। तो इनका अंदाज़ा ये है कि बिग बिलियन डे सेल और ये जो दिवाली वाली सेल ये लेके आने वाले हैं उनका टोटल मिला के 36,000 करोड़ की सेल कर चुके होंगे तब तक। दोस्तों चंडीगढ़ के एक बंदे को चाहिए थी मीडिया की जॉब, जिसके लिए उसने अप्लाई कर रखा था कई सारे जॉब पोर्टल के अंदर और उसने अपना सीवी भी वहीं पर डाल रखा था। तो यहाँ पर फ्रॉडस्टर के हाथ वो सीवी लगा और उन्होंने इसको डायरेक्टली कॉल करी और ये बताया कि भैया हमने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है तो तुम इंटरव्यू दे दो हमें ऑनलाइन ही। और इसका इंटरव्यू लेके इसको अप्रूव भी कर दिया गया, जिसके बाद में इससे इसकी डॉक्यूमेंट्स ली गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इससे फिर फीस ले ली कुछ ना कुछ। उसके बाद में इसको कहा कि भैया अब आगे प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी वो दे दो, अप्रूवल फ़ी लगेगी वो दे दो, इसके बाद में ब्राइब लगेगी, उसके बाद में अपॉइंटमेंट फ़ी लगेगी। इस तरीके से करते करते इससे 6,40,000 रुपये ले लिए गए, जिसके बाद में इसको यकीन होता है कि मेरे साथ में हो चुका है एक ऐसा फ्रॉड जिसके अंदर इसके लाखों रुपए जा चुके हैं। मतलब भाई तुम सोच के देखो, ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो कि जॉबलेस हैं लेकिन उनके पास में लाखों रुपए हैं और वो इस तरीके से गवा बैठते हैं समझदार होके भी। दोस्तों आगरा वैसे ताजमहल के लिए और पहले के वक्त में पागल खाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन वहाँ के जूते भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। वहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर जूते और विदेशों में भी भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दुकान थी जिसका नाम कुमकुम शू शॉप था,
वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा के अंदर कई सारे शूज़ एक्सपोर्ट किया करती थी, लेकिन पूमा को ऐसा पता लगा कि इन्होंने हमारे नाम पे भी कई सारे शूज़ एक्सपोर्ट कर रखे हैं। मतलब काउंटरफिटेड प्रोडक्ट था एक तरीके से, वो नकली शू होते थे जिसको लोग कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, इस तरीके से बेचते हैं। से ये बात पूमा को पता लगी, उन्होंने सीधा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील डाल दी कि भैया हमारे कॉपीराइट को वायलेट किया जा रहा है, ये शूज़ हमारा है और उसके नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं और इन्होंने 18 से 20 लाख रुपए भी कमा डाले हैं ऐसा करके। जिसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शॉप ओनर को सीधा ही 10 लाख रुपए का जुर्माना डाल दिया है, जो कि इनको पूमा को देना पड़ेगा। तो भैया जो भी शॉप अब काउंटरफिटेड प्रोडक्ट बेच रही है तो कंपनियां आजकल पीछे पड़ रही हैं। जैसे कि आपको गुड डे बिस्कुट का भी अभी मालूम चला होगा, उसको भी लेकर केस चल रहा था। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं आजकल। दोस्तों, यूएस नेशनल टूरिज्म की रिपोर्ट के अंदर यह पाया गया है कि इंडिया सेकंड ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा लोग यूएस घूमने के लिए आते हैं एज ए टूरिस्ट। ऐसे नहीं कि वहाँ पे जॉब वॉब कर रहे हैं, एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए भी जाते हैं लोग। भैया पैसा वैसा काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, जबकि यूएस के इंटरव्यू में पास होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अप्रूवल टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, महंगी फ़्लाइट होती है, लेकिन फिर भी इंडियंस जाते हैं वहाँ पे। सबसे पहले आता है यूके, जिसके करीबन 9,70,000 लोग अप्रैल से जून के वक्त में गए थे यूएस घूमने के लिए। इसके बाद में इंडियंस आते हैं जो कि करीबन 5 लाख थे, जो कि यूएस घूमने के लिए गए थे। इसके बाद में जर्मनी के लोग आते हैं जो कि 4,70,000 हो जाते हैं। इसके बाद फ्रांस आता है जो कि 4 लाख लोग हैं। इसी टाइम पीरियड के अंदर ये सभी घूमने के लिए गए थे वहाँ पर, जिसकी रिपोर्ट ये सामने आई है। तो भैया चाहे कितनी मुश्किलात आए, लेकिन यूएस घूमने जाना होता है। ये लीगली बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वो मैक्सिको के थ्रू डोंकी मार के पहुंच गए वहाँ पे, वो तो अलग ही डेटा है। लेकिन लीगली वीज़ा लिया, फ्लाइट टिकट लिया, उसके बाद घूमने गए।